Hello students, my name is Jitendra Kumar. I am your biology teacher and I welcome you all to the Biogenus NEET Prep. In today's video, we are going to be dive deep into the basic concepts of body fluids and circulation, and this is the part 3 of your body fluids and circulation chapter from your class 11 biology and for your NEET preparation. And in this video, we are going to be discuss about the cardiac cycle, your lymphatic system and the circulatory system disorders. So this is a these are the crucial topics regarding your exams, and without wasting any time, let's get started. Come. So बेसिकली कार्डियक साइकिल जो है हमारा, ये क्या है, हमारा फर्स्ट पोर्शन है जो हमें डिस्कस करना है आज. तो देखते हैं भाई कार्डियक साइकिल हम क्या होता है. देखिए आपकी जो हार्ट है एक वो रिदम से क्या कर रहा है, हार्ट बीट अपनी परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, एक रिदमिक पैटर्न है उसके बीट करने का. ठीक है, वही एक तरह से कार्डियक साइकिल हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम टाइम इंटरवल देखें, ठीक है, हार्ट बीट्स के अंदर, तो वो लगभग लगभग सेम ही होता है, बिल्कुल. ठीक है, एग्जैक्ट सेम ही होता है. तो उसी को हम कार्डियक साइकिल कह सकते हैं. अब कार्डियक साइकिल के अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं, मतलब कई सारे अलग अलग प्रोसेस हो रहे होते हैं कार्डियक साइकिल में. तो मल्टीपल स्टेप्स जो एक कार्डियक साइकिल के अंदर होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल, सो इट इज द साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर हार्ट. तो कार्डियक साइकिल क्या है आपका, एक साइक्लिक मैनर में आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि मसल्स का ही तो बना हुआ है. हार्ट किसका बना है, मसल्स का बना हुआ है. तो आपका हार्ट जो है वो एक फिक्स टाइम में क्या कर रहा है, एक साइक्लिक मैनर में, मतलब रेगुलर इंटरवल पे ये होता रहेगा बार बार. तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल और रिलैक्स करेगी, वही आपका क्या है. और करता क्यों है, ताकि वो हार्ट फॉर पंपिंग ब्लड, ताकि वो ब्लड को पंप कर सके. ठीक है, एक तरह से आपके घर में भी क्या होती है, मोटर्स लगी होती है ना ग्राउंड लेवल पे, जो एक तरह से पंप का ही काम करती हैं कि जो हायर लेवल्स हैं आपके फ्लोर्स के, तो वहां तक वो क्या है, अपना पानी जो है वो पहुंचा सके. तो उसी तरीके से हार्ट भी क्या है, जब हार्ट ब्लड हमारे जो यहाँ पर है, अगर उसको हमारे टो तक पहुंचना है, या मान लीजिए फीट तक पहुंचना है, या हमारे ब्रेन तक पहुंचना है, तो एक पंप का काम करता है हमारा हार्ट. और हार्ट बेसिकली पंप कैसे, कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके. कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को पुश मिलता है, तो वो आगे बढ़ता है ब्लड. ठीक है, रिलैक्स तो फिर करता ही है, मतलब पुश करने का काम करता है एक तरह से ब्लड को आगे और आगे ब्लड वेसल्स के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इज, अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी. इसमें देखिए होता क्या है, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं. आपके जो कार्डियक साइकिल है इसमें 3 स्टेजेस हैं बेसिकली. फर्स्ट वन क्या है आपका, जॉइंट डायस्टोल. जॉइंट मतलब दोनों, ठीक है, और डायस्टोल मतलब क्या होता है, डायस्टोल मतलब आपका रिलैक्सेशन, मतलब अभी रिलैक्स स्टेट में है. ठीक है, तो इट इज द रिलैक्स स्टेट ऑफ ऑल द चैम्बर्स ऑफ हार्ट. मतलब इस स्टेट में क्या होगा, सारे के सारे जो हार्ट के चैम्बर्स हैं, मतलब हमारा 2 आर्टरिया हो गए और 2 वेंट्रिकल हो गए, तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं ना हमारे. ठीक है, तो ये चारों के चारों जो चैम्बर्स हैं हमारे, वो कैसे होंगे आपके, अभी रिलैक्स स्टेट में होंगे. ये कुछ नहीं कर रहे होंगे, अभी रिलैक्स स्टेट में ही है. ठीक है, व्हेन द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व. अब आपको पता है ट्राइकस्पिड वेल्व होता है और बाइकस्पिड वेल्व होता है. ठीक है, हमारे जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में क्या है आपका, ट्राइकस्पिड वेल्व है. जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम है उसके बीच में क्या है, बाइकस्पिड वेल्व है. तो बेसिकली वो भी क्या करेंगे, व्हेन द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व ओपन, अब वो ओपन होंगे और ब्लड जो होगा वो पल्मोनरी वेन और वेना केवा. पल्मोनरी वेन जो ऐसी वेन है जो लंग्स से आ रही है, ठीक है, हार्ट के अंदर, और वो कहाँ आती है आपकी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आती है. ठीक है, और जो क्या है वेना केवा, वेना केवा क्या होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और कहाँ पोर करती है अपना सिक्रीशन, मतलब ब्लड को कहाँ करेगी वो पोर, वो करेगी आपके राइट एट्रियम के अंदर. ठीक है, तो फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम. देखिए पल्मोनरी वेन के लिए क्या लिखा है, लेफ्ट, और वेना केवा के लिए क्या लिखा है, राइट वेंट्रिकल. ठीक है, राइट. तो रेस्पेक्टिवली यहाँ पे क्या करेंगी, ये ब्लड इसमें जाएगा थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया. तो लेफ्ट और राइट एट्रिया में आ रहा है पल्मोनरी वेन से और वेना केवा से, और वो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व हैं वो ओपन हुए और उन्होंने ब्लड को किस में ट्रांसफर कर दिया, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के अंदर. समझ आ गई ये बात. साइमिल्यूनर वॉल्व्स
आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। अच्छा, जब ये स्टेज हो रही होगी जो कि जॉइंट डायस्टोल वाली स्टेज है, इस टाइम पर जो हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व्स होते हैं पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में, ठीक है, तो वो उस टाइम पे क्या होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेज होती है आपकी एट्रियल ऑरिकुलर सिस्टोल। तो एट्रियल और एट्रियल मतलब वही ऑरिकल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स होना, ठीक है। तो सिस्टोल मतलब, और एट्रियल लगा हुआ है मतलब जो आपके एट्रियम है, ठीक है, वो क्या करेंगे अब, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल होगा उनका। तो साइनो एट्रियल नोड जो हमने पढ़ी थी, ऐसे नोड जो होती है वो जनरेट करेगी एक एक्शन पोटेंशियल को, एज अ रिजल्ट बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। और इसी वजह से इस जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इम्पल्स जनरेट हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे हमारे जो दोनों आर्टरिया हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अब। इट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, एट्रियल सिस्टोल बोल देते हैं। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। और देखिए पहले भी थोड़ा सा ब्लड जा रहा था, ठीक है, पहले भी जब जॉइंट डायस्टोल में थे हल्का हल्का ब्लड तब भी जा रहा था, ठीक है, वेल्व्स के थ्रू नीचे वेंट्रिकल्स में। पर जब ये सिस्टोल वाली कंडीशन हुई ना, जब मतलब एट्रिया ने क्या किया, सिस्टोल किया मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो जाने का अमाउंट था ना ब्लड का वेंट्रिकल में, वो 30% से इंक्रीज हो गया। यही बात लिखी गई है कि इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%, ठीक है, 30% से इंक्रीज कर दिया। अब आगे क्या कहते हैं ये कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है आपका। तो वेंट्रिकुलर थर्ड पार्ट जो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, मतलब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वेंट्रिकल ही बेसिकली क्या करते हैं, आपके बॉडी में जो ब्लड है वो पंप करते हैं, वही वाला चैम्बर होता है। मतलब जो आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल है जो आपका, वही पूरी बॉडी में ब्लड एक तरह से पहुंचा रहा है। उसकी जो वॉल भी देखी है आपने, वो क्या होती है, काफी थिक होती है वेंट्रिकल की, इन कंपेरिजन टू एनी अदर चैम्बर, ठीक है। तो अब देखिए आगे, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो कंडक्ट होता है टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड। अब वेंट्रिकुलर साइड पे जाएगा वो एक्शन पोटेंशियल एवी नोड से होता हुआ, एवी नोड एंड एवी बंडल्स। हमने कल पढ़ा था कि कंडक्शन पाथवे क्या है आपका, ठीक है। तो एवी नोड आएगा, फिर एवी बंडल्स आएंगे, फिर आपके बंडल, फिर आपके पुरकिंजी फाइबर्स निकलेंगे वहां से, तो उन सबको बंडल ऑफ हिस बोल देते हैं हम, ठीक है। तो एवी नोड से एवी बंडल में जाएगा, और एवी बंडल से फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट्स इट थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। और एवी बंडल से होता हुआ ही वो बंडल ऑफ हिस से एकदम सारी की सारी जो आपकी वेंट्रिकल्स की वॉल है, मस्कुलर वॉल है, उसमें वो ट्रांसमिट हो जाएगा, और वहां पे फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जिससे क्या होगा, पूरी वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में वो पहुंच गया, मतलब जो वेंट्रिकल्स की मसल वॉल है, ठीक है। एज अ रिजल्ट, तो वेंट्रिकल्स की जो मसल वॉल है उसमें पूरा वो पहुंच चुका है। अब एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा इसका, एज अ रिजल्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अब। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे, ठीक है। मतलब वेंट्रिकल्स क्या करें अब, आपके कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो ड्यूरिंग दिस द एट्रिया अंडरगोस डायस्टोल, और जब ये वेंट्रिकल्स हमारे क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उसी दौरान आपके जो एट्रिया हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं, मतलब उस टाइम पे एट्रिया डायस्टोल चल रहा होता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर। सही बात है भाई, अब जब कोई चीज दबेगी तो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो वेंट्रिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड उसके अंदर भरा हुआ था वेंट्रिकल्स के अंदर, कॉजिंग, अब उससे कुछ चीजें अराइज होंगी उस प्रेशर की वजह से। एक तो क्लोज हो जाएंगे कौन से, आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि वो बैक फ्लो रोकेंगे वापस आर्टरिया में जाने से, क्योंकि वेंट्रिकल और आर्टरियम के बीच में क्या होते हैं, आपके वेल्व्स होते हैं, वो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। तो जैसे ही इंक्रीज हुआ तो वो वेल्व क्या हो गए, अभी तो ऐसे खुले हुए थे, अब वो बंद हो गए, जैसे ही नीचे से प्रेशर आना स्टार्ट हुआ तो वो वेल्व्स बंद हो गए, ठीक है। तो पहले तो क्लोजर होगा किसका, ट्राइकस्पिड का और बाइकस्पिड वेल्व्स का, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रेशर बढ़ा वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, और अटेम्प्टेड बैकफ्लो हो रहा था, होना चाह रहा था कि भाई आर्टरिया में वापस चला जाए ब्लड, पर क्योंकि वहां पे वेल्व्स प्रेजेंट थे तो वो क्लोज हो गए, ठीक है। अब वापस एट्रिया में तो ब्लड नहीं जा पाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड चीज जो होती है वो क्या होती है, सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होते हैं हमारे पल्मोनरी आर्टरी और आपके एओर्टा में। तो
वो क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है, इस दौरान। तो सेमिल्यूनर वॉल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा, कहां से होता हुआ, राइट वेंट्रिकल से, जो राइट साइड वाला वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो एंटर कर जाएगा कहां पे, एओर्टा के अंदर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के अंदर कहां से जाता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ जाता है। मैंने बोला ना लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा ही आपकी क्या है, मेजर आर्टरी है जो सारे ऑर्गन्स को क्या करती है, एक तरह से ब्लड सप्लाई करती है। और वो किससे कनेक्ट होती है, वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट इज द वेंट्रिकल्स आर नाउ रिलैक्स। जो वेंट्रिकल्स होंगे आपके वो क्या कर, अब क्या कर रहे हैं, अब रिलैक्स होंगे भाई। वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा अब इसके बाद। तो वेंट्रिकल्स डायस्टोल में जाएंगे तो द वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या करेगा, अब डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही अब कोई कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, तो तब प्रेशर बढ़ गया था उसका। अब कोई वापस से रिलैक्स हो जाएगी चीज, अगर मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएगी, तो अब उसके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या करेगा, डाउन होगा, वो गिरेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और इस वजह से भी दो चीजें होती हैं जब वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होता है। अब मान लीजिए ये आपका क्या है, वेंट्रिकल है और ये आपकी एओर्टा है। तो जब प्रेशर डिक्रीज होगा यहाँ का, और यहाँ तो था ही प्रेशर, डिक्रीज होगा तो यहाँ से ब्लड वापस आना चाहेगा, पर ये ब्लड वापस नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि सेमिल्यूनर वॉल्व इस टाइम पे ऐसे है ना, ये हो जाएंगे बंद। कैसी स्टेट में आ जाएंगे, पूरे पूरे ज्वाइन हो जाएंगे और ये बंद हो जाएंगे, यहाँ से ब्लड वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो द क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वेल्व्स which prevents the backflow of blood into the ventricles। तो मतलब सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होते हैं वो क्या करते हैं आपका, वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि जो अटेम्प्टेड बैकफ्लो है, ठीक है, अटेम्प्टेड बैकफ्लो जो है वो नहीं हो पाता वेंट्रिकल्स के अंदर वापस। ट्राइकस्पिड वेल्व्स एंड बाइकस्पिड वेल्व्स आर ओपन। अब याद रखिए, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हुआ, जब कम हुआ, और कब हुआ, जब वो डायस्टोल कर रहे थे, मतलब रिलैक्स हो रहे थे वेंट्रिकल्स, उसी दौरान क्या होता है, आपके ट्राइकस्पिड वेल्व्स और बाइकस्पिड वेल्व्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, वो ओपन हो जाएंगे बाय द प्रेशर इन द एट्रिया, क्योंकि एट्रिया में प्रेशर अब ज्यादा है, ठीक है, और वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आनी चाहिए चीज, तो एट्रिया से प्रेशर लगेगा और बीच में क्या थे, वेल्व्स, वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड जो है वो वापस पोर होने लग जाएगा किसके अंदर, थोड़ा थोड़ा वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज द वेंट्रिकल्स एंड द एट्रिया अगेन अंडरगो जॉइंट डायस्टोल। तो वेंट्रिकल्स और एट्रिया जो है वो वापस से किस में जाएंगे, जॉइंट डायस्टोल के अंदर चले जाएंगे। एंड द अबव प्रोसेस आर रिपीटेड। जब वापस वो फर्स्ट स्टेज में आ जाएंगे जो थी आपकी, जो थी जॉइंट डायस्टोल वाली, मतलब एट्रिया भी रिलैक्स करने लग जाएगा और वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो रहे होंगे आपके। और यही क्या कहलाती है आपकी, यही जो चीज है साइकिल वापस क्या कर रही होगी, एक स्पेसिफिक टाइम में अपने आप को रिपीट कर रही होगी। नेक्स्ट इज एक कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, ये 3 स्टेप्स जो बताए थे, ये सारे के सारे 0.8 सेकेंड में ही हो जाते हैं। 0.8 सेकेंड्स के अंदर, मतलब 1 सेकेंड से भी कम में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक कार्डियक साइकिल बोलेंगे। 1 हार्ट बीट, तो आपको जो एक हार्ट बीट सुनाई देती है पूरी, वो क्या होती है, एक कार्डियक साइकिल होती है पूरी। जब हम बोलते हैं धक धक, तो वो बेसिकली क्या है, एक पूरी कार्डियक साइकिल है। सो नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है वो कितनी होती है, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 70 से लेके 75 टाइम्स ये हार्ट बीट हमारी जनरेट होती है। ये साइकिल मतलब कंप्लीट होती है 70 to 75 टाइम्स। और एवरेज अगर देखा जाए तो 72 टाइम्स रहता है वो, 72 टाइम्स पर मिनट। तो हमारी हार्ट बीट यही नॉर्मल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक टर्म आती है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल। ये वो वॉल्यूम है ब्लड की जो हमारे ईच वेंट्रिकल से क्या होती है, पंप की जाती है, बाहर निकाला जाता है ब्लड हमारे वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। जब कार्डियक साइकिल में हमारा जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जितना ब्लड का वॉल्यूम पंप होके बाहर जाता है हार्ट से, तो उसी वॉल्यूम को क्या कहते हैं, हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और ये अब आउट कितनी होती है, 70 ml, 70 ml होती है ये, ठीक है। एक आता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ये वो वॉल्यूम है ब्लड की
जो पंप की जाती है हर एक वेंट्रिकल से पर मिनट, 1 मिनट में, कि 1 मिनट में वेंट्रिकल ने कितना ब्लड को पंप किया है बाहर, हार्ट से बाहर, तो वो क्या कहलाता है, आपका कार्डियक आउटपुट कहलाता है। अब आप बताइए, एक स्ट्रोक वॉल्यूम तो होती है जो एक बार में करता है हार्ट, ठीक है, और अगर हम उसको नंबर ऑफ बीट्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। भाई 1 मिनट में कितनी बीट्स होती हैं, वही तो आपका क्या होता है, हार्ट रेट होता है ना, कि कितना बीट किया है 1 मिनट में। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें एक स्ट्रोक वॉल्यूम से तो हमारा कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो 1 मिनट में ही माना जा रहा है ना, कि 1 मिनट में ब्लड कितना पंप किया गया है वेंट्रिकल के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट कर देते हैं, जो कि क्या है, एक एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है हमारी 70 ml और 72 हार्ट बीट्स पर मिनट एवरेज है। तो हमारी जो एक एवरेज आ गई कार्डियक आउटपुट, तो वो क्या होती है 5000 ml होती है, मतलब लगभग लगभग 5 लीटर। आपका जो हार्ट है लगभग लगभग 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप कर देता है, अबाउट 5 लीटर्स। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, ये तो एवरेज ले रहे हैं, पर जो एथलीट्स वगैरह होते हैं तो वो इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि वो अपनी स्ट्रोक वॉल्यूम को भी ऑल्टर कर लेते हैं, ठीक है, ऑल्टर मतलब बढ़ा लेते हैं उसको, कि ज्यादा ब्लड उनका पंप होता है एक स्ट्रोक वॉल्यूम में, ठीक है, 70 से 80 90 ml भी कर लेते हैं वो। और हार्ट रेट तो आपको पता है, ये भी एक्सरसाइज के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो बेसिकली एक्सरसाइज, ये इस चीज से आपकी जो बॉडी फिजियोलॉजी है वो भी चेंज होती है, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज योर हार्ट साउंड्स। अच्छा जब भी हम, अगर जो डॉक्टर होता है जब चेक करता है स्टेथोस्कोप से, तो वो हार्ट बीट ही सुनता है बेसिकली, तो कुछ साउंड आती है हार्ट की, तो वो हार्ट की साउंड किस चीज से आती है, वो होती है, देखिए ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, जब भी एक कार्डियक साइकिल होती है जो 0.8 सेकंड में हो रही थी, तो दो साउंड हमें देखने को मिलती है, दो साउंड प्रोड्यूस होती हैं। तो जो फर्स्ट साउंड होती है ना वो होती है लब, उसको क्या बोलते हैं, लब, LUB, लब, इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स। तो वो साउंड किस लिए क्रिएट हो रही थी, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स बंद हुए हैं दोनों ऐसे करके, ठीक है, तो वो साउंड क्या क्रिएट करी उन्होंने, लब। और जो सेकंड साउंड होती है वो डब की साउंड होती है, और वो इसलिए जनरेट होती है क्योंकि क्लोजिंग होती है सेमी ल्यूनर वेल्व्स की, ठीक है, सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो होते हैं आपके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, ठीक है, वो बंद होते हैं उस टाइम पे। तो इसलिए क्या साउंड हुई, पहले पहले हुई लब की साउंड, फिर हुई डब की साउंड। तो एक कार्डियक साइकिल में कौन कौन सी साउंड आएंगी, पूरी लब डब, लब डब, ठीक है, लब डब, ये एक कार्डियक साइकिल हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक हार्ट बीट होती है, उसमें क्या है, एक लब आएगा और एक डब की साउंड आएगी, लब डब, ठीक है। ये याद रखिएगा कि भाई लब की साउंड कौन से वेल्व्स के बंद होने पे आ रही है, आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व के बंद होने पे आ रही है लब की साउंड, और डब की साउंड जो आ रही है वो सेमील्यूनर वेल्व्स के बंद होने पे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो आपने देखा होगा, ECG भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये बेसिकली हार्ट की एक्टिविटी है एक तरह से, तो उसको नापता है, ये उसको मेजर करता है, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है उसकी, उसको देख के भी हम बता सकते हैं कि भाई अगर कोई एनोमली हो रही है हार्ट में तो हम बता सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, कि क्या कंडीशन अराइज हो रही है। तो मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि अभी कैसा दिखता है ये। तो एक तो देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ जो है ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे जनरेट करा जाता है क्या, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं। तो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इससे क्या करा जाता है, ऑब्टेन किया जाता है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। तो मतलब कार्डियक साइकिल के दौरान कैसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है आपके हार्ट में, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। टू गेट एन ECG, एक ECG के लिए हम क्या करते हैं, एक पेशेंट जो है उसको कनेक्ट करते हैं मशीन से विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। तो इलेक्ट्रिकल लीड्स होती है, मतलब वायर्स होती हैं, उसके आगे पॉइंट्स लगे हुए होते हैं,
ठीक है, और 3 वायर्स होती हैं वो, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू लेफ्ट एंकल। तो एक तो हम रिस्ट पे लगा देते हैं एक एक, और एक लगा देते हैं लेफ्ट एंकल पे, ठीक है। दैट मॉनिटर्स हार्ट एक्टिविटी, और हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। फॉर अ डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, अगर हमें और डिटेल चाहिए होती है हार्ट के फंक्शन की, तो मल्टीपल लीड्स का यूज किया जाता है और अटैच कर दी जाती है क्या, हमारे चेस्ट रीजन में। तो बेसिकली ये आपका क्या है, एक तरह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं हम ईसीजी की। एंड ईसीजी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। अच्छा, अब ईसीजी जो होता है वो दिखता कैसा है, और उसमें कुछ वेव्स होती हैं, वेव पैटर्न्स होते हैं, वो हम देखते हैं। पहले तो होता है एक पी वेव होती है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, और एक टी वेव होती है। तो यहाँ देखिए मेरे पास है यहाँ पे, ये रहा, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। बेसिकली ये पी वेव है, ठीक है। ये देखिए ये पी वेव है, इसको पी वेव बोला। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हुआ, और ये टी वेव हुई इतनी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। देखिए पी वेव जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपका जो डीपोलराइजेशन है किसका, एट्रिया का, ठीक है। मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो पी वेव जो होती है वो इट रिप्रेजेंट्स द एक्साइटेशन दैट इज डीपोलराइजेशन, मतलब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल इसके पास आ गया है, इम्पल्स आर्ट्रिया के अंदर आ गई है, ऑफ आर्ट्रिया विच कॉजेज एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रिया इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अच्छा यहाँ पे देखिए जो पी वेव है काफी छोटी है, ठीक है, काफी कम पीक आई है इसके अंदर, ठीक है। और जो क्यूआरएस देखिए, क्यूआरएस पे क्या होता है, क्यूआरएस बहुत हाई है, बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आता है एकदम। तो ये क्यों बड़ी है इतनी भाई, क्यूआरएस वेव क्यों इतनी बड़ी है, इतना भेदभाव क्यों हो गया कि क्यूआरएस तो बहुत बड़ा है और जो पी क्यू है, वो पी वेव है, वो बहुत छोटी है। अच्छा क्यूआरएस होता किस लिए है, तो ये क्यूआरएस जो है ना, ये आपका वेंट्रिकल्स का क्या, डीपोलराइजेशन, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपके वेंट्रिकल्स में क्या पहुंच गया, सिग्नल पहुंच गया, इम्पल्स पहुंच गया, और वो क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स आपके अब सिस्टोल कर रहे हैं, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। याद रखिए आपके आर्ट्रिया का साइज थोड़ा छोटा होता है वेंट्रिकल के कंपैरिजन में, तो इसलिए आर्ट्रिया वाली जो पी वेव है वो थोड़ी छोटी है साइज में, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो वेंट्रिकल का सिस्टोल है या वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है, वो ज्यादा इंक्रीज होके हमें दिखती है, क्योंकि उस ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा है, ठीक है, और मसल्स वेंट्रिकल में ज्यादा है, तो ज्यादा सिग्नल जाएगा वहां पे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमें बड़ा दिखता है। नेक्स्ट इज टी वेव। अब टी वेव जो है वो क्या है, देखिए ये टी वेव छोटी सी ऐसे, ठीक है, ये भी छोटी सी है। अब ये टी वेव क्या है, बेसिकली ये है, रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन, मतलब वापस से रिलैक्स हो रहे हैं आपके वेंट्रिकल्स, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा अब इसमें पी वेव हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, टी वेव हो गया, ये क्या हो गया, एट्रिया का सिस्टोल हो गया पी वेव, क्यूआरएस क्या हो गया, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हो गया, और टी वेव क्या हो गया, वेंट्रिकल्स का डायस्टोल हो गया, ठीक है। वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिपोलराइज, मतलब डायस्टोल कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं बेसिकली। पर इन किसी वेव्स में आपको कभी किसी की आपको वेव्स दिखी क्या, किसके लिए, एट्रियम का डायस्टोल हुआ हो, मतलब आर्ट्रिया जो थे आपके वो रिलैक्स हुए हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स की तो दिख रही है हमको जब रिलैक्स हो रहे हैं वेंट्रिकल, जो कि टी वेव है। पर क्या आपको एट्रिया की कोई वेव दिख रही है जब आर्ट्रियम आपके क्या कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, नहीं दिख रही, क्योंकि वो बहुत ही माइनर इम्पल्स होती है, माइनर एक्शन, माइनर ही बहुत इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वो इतनी छोटी होती है कि वो हमको दिखता भी नहीं है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। तो इसलिए हमें कभी भी एट्रिया की रीपोलराइजेशन की वेव नहीं देखने को मिलती, जैसे हमें वेंट्रिकल्स के केस में ये टी वेव देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आता है इसलिए बताया है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेविएशन इन द ईसीजी। अगर कुछ डेविएशन होता है ईसीजी में तो वो इंडिकेट करता है कोई एबनॉर्मेलिटी हुई है भाई, या फिर कोई डिजीज है। सो ईसीजी हैज अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो ये हार्ट कंडीशंस में एक ग्रेट सिग्निफिकेंस किसके रेस्पेक्ट में, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है।
तो इट इज द सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर कंप्लीटिंग इट्स सर्किट। तो डबल सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो 2 बार क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा हार्ट के अंदर से, ताकि वो अपनी पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट कर पाए, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ फिर वहीं पे आ जाए पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए। तो वो 2 बार ही क्या करेगा, सर्कुलेट होगा, कहाँ से, हार्ट के अंदर से। तो पहला देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, तो सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। अच्छा, इसका भी देखिए आप, डायग्राम है शायद हमारे पास। हम्म, हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, तो बेसिकली ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए ये बॉडी पार्ट से ये आया ब्लड, अब यहाँ से क्या करेगा, ये फैल जाएगा आगे, एक बार ही क्या आ गया, एंटर कर गया। अब ये दोबारा आया यहाँ पे और फिर यहाँ से आ गया। अब सर्किट तो कंप्लीट हो गया ना, ये पूरा सर्किट क्या है, एक तरह से कंप्लीट हो गया। और ये क्या हुआ आपका, 2 बारी क्या है, हार्ट से ब्लड जो है सर्किट कंप्लीट करने के लिए फ्लो हुआ आपका। तो यही क्या कहलाया आपका, डबल सर्कुलेशन कहला रहा है, ठीक है। तो पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। पल्मोनरी मतलब लंग्स, पल्मोनरी वर्ड ही किसके लिए लगता है, लंग्स के लिए लगता है, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है उसमें क्या है, सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। तो लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से टू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर वहां से लंग्स के अंदर चला जाएगा, लंग्स उसको ऑक्सीजनेट ब्लड में कन्वर्ट कर देंगे और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में आ जाएगा और लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाएगा। यही हम देखते हैं। देखिए यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए यहाँ से, सॉरी राइट वेंट्रिकल नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल आपका किस में एंटर किया है, पल्मोनरी आर्टरी में। तो भैया राइट वेंट्रिकल देखिए आप कहाँ पर है, ये रहा आपका, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी में एंटर किया यहाँ से, ये कर गया भैया एंटर। अब यहाँ पे ये एंटर कर गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंटर करा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया, लंग्स तक गया। लंग्स में क्या किया अब इसने, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में एंटर किया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से लंग्स के अंदर गया, वो लंग्स में वो ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आया पल्मोनरी वेन के अंदर आया, पल्मोनरी वेन ने किस में एंटर कर गया, लेफ्ट, सॉरी हाँ, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम तक आ गया। ये आपका क्या कहलाया, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाया। अब नेक्स्ट देखिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो क्या है आपका, सिस्टमिक सर्कुलेशन है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से आर्टरीज में, आर्टरियोल्स में, फिर कैपिलरीज में। कैपिलरीज टिश्यू को ट्रांसफर कर देंगी ब्लड, वहाँ पे वो डीऑक्सीजनेट होगा, मतलब ऑक्सीजन उसमें से निकाल ली जाएगी और टिश्यूज, ठीक है, और वेन्यूल्स में पहुंचेगा, फिर वो ब्लड वेन्स में वेन्यूल्स जुड़ के वेन्स बना लेंगे और वो वेना कैवा बना लेंगे, और वेना कैवा किस में ले आएगी वापस ब्लड को, राइट एट्रियम के अंदर। देखिए ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में, आपका एओर्टा में, ठीक है, एओर्टा में आ गया। एओर्टा से यहाँ से कौन सा ब्लड आया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, आया 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 आया। बॉडी पार्ट्स यहाँ पे आर्टरीज होंगी, आर्ट्रियोल्स होंगे, फिर कैपिलरीज बनेंगी, ये कैपिलरीज बन गई। यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में क्या हो गया, ये डीऑक्सीजनेट हो गया, अब यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। अब ये किस में, वेन्स में आएगा, ठीक है। ये क्या हो गई, वेना कैवा बन गई है हमारी, वेन्स जुड़ के सारी वेना कैवा बना ली इन्होंने, ये वेना कैवा। और इसमें कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये वेना कैवा जो है ये वापस से किस में आ गई, राइट एट्रियम में एंटर कर गई। तो ये क्या हुआ आपका, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ऐसे ही क्या है, ये 2 बार सर्कुलेट हुआ ब्लड, तो ये क्या कहलाया आपका, डबल सर्कुलेशन कहलाया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ थोड़े छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम अभी कवर करते हैं, ठीक है। तो
आपको ऐसा पता होगा कि जो आपकी आर्टरीज होती है ना, उसमें थोड़ा ल्यूमन जो होता है, ल्यूमन मतलब जो उसका डायमीटर है सेंटर वाला, वो क्या होता है, काफ़ी कंपैरिजन में वेन्स के छोटा होता है। ठीक है, और इसी वजह से इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसमें वेल्व्स होते नहीं हैं। ठीक है, 3 लेयर होती हैं, नॉन कोलैप्सिबल वॉल हैं इसमें, और पीएच इसमें ज़्यादा रहती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। कैपिलरीज तो सिंगल लेयर की ही होती हैं। ठीक है, और जो आपका वेन्स होती हैं, इसमें जो ल्यूमन होती है वो काफ़ी छोटी होती है। बीपी इसमें इसलिए क्या होता है, कम होता है, सॉरी ल्यूमन जो होती है इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा ल्यूमन है, मतलब जो एक तरह से पाइप मानिए, पाइप चौड़ा है थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें बीपी कम रहेगा, कोलैप्सिबल वॉल होती हैं इसमें, और इसमें वेल्व्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें पीएच क्या रहती है, कम रहती है, और ये ज़्यादातर क्या कैरी करती हैं, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, अभी लिम्फ भी पढ़ेंगे हम, तब फिर बताएंगे भाई क्या होता है। अच्छा, लिम्फ जो है अगर ज़्यादा रहता है आपकी बॉडी में तो उतना नहीं जा पाता अगर वापस, तो एक स्वेलिंग वाली कंडीशन हो जाती है, इडीमा कहते हैं जिसको। ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाता है लिम्फ ज़्यादा ही बॉडी के अंदर, तो वो इडीमा कॉज कर देता है, उसको कहते हैं इडीमा। ठीक है, अब देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड अदर सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज, जो हमारे टिश्यूज हैं उनको, एंड टेक CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर एलिमिनेशन। तो CO2 को और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको बाहर निकाल के वापस ले आता है टिश्यूज के अंदर से, और वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो वो किसका काम है, सिस्टमिक सर्कुलेशन का काम है। नेक्स्ट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये भी एक मतलब ये भी एक सिस्टम है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है ये स्पेशली देखने को मिलता है हमें। तो इसमें क्या, हिपैटिक वर्ड जो है ये किसके लिए लगता है, लिवर के लिए लगता है। किसके लिए, लिवर के लिए। तो लिवर का सिस्टम, लिवर कनेक्ट होता है एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके। तो इट इज द सिस्टम विच इंक्लूड्स हिपैटिक पोर्टल वेन। तो एक वेन होती है हिपैटिक पोर्टल वेन दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर। तो ये वो वेन होती है जो इंटेस्टाइन से ब्लड को लेके जाती है, कहाँ पे, लिवर के अंदर। तो वहां पे थोड़ा फिल्ट्रेशन होता है, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यूरिया सेपरेट आउट थोड़ा थोड़ा सा, और बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले इंटेस्टाइन क्या करेगी, आपका ब्लड को पहुंचा देगी लिवर के अंदर, और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, एड ऑन किया जाएगा। तो ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया का कंसंट्रेशन किस में ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि यूरिया का कंसंट्रेशन कौन सी वेन में ज्यादा होगा, हिपैटिक आर्टरी में ज्यादा होगा या हिपैटिक पोर्टल वेन में ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई इसका आंसर। नेक्स्ट इज कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, इट इज सिस्टम ऑफ कोरोनरी वेसल्स। तो जो हमारा हार्ट है वो भी तो मसल्स का बना हुआ है, क्या उसको नहीं ब्लड की जरूरत, ऑब्वियसली एक तो ब्लड उसके अंदर से ही फ्लो कर रहा है, उस ब्लड को तो यूज कर नहीं सकता वो। ठीक है, पर जो हमारा हार्ट होता है उसकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं उसको भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, क्योंकि वो खुद भी तो मसल ही है एक तरह की। तो उसको जो ब्लड सप्लाई पहुंचाती है वो क्या कहलाती है, आपकी कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ कोरोनरी वेसल्स। कोरोनरी वेसल्स होती हैं दैट सर्कुलेट ब्लड टू एंड फ्रॉम कार्डियक मस्कुलेचर। तो हार्ट की जो मसल्स वॉल्स हैं, ठीक है, मसल वॉल्स हैं, उसको क्या पहुंचाती है, ब्लड पहुंचाती है वो। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी कैसे रेगुलेट हो रही है भाई हमारी बॉडी के अंदर। तो भाई नॉर्मल एक्टिविटीज जो होती हैं हार्ट की, वो एक तो ऑटो रेगुलेटेड है, वो खुद ब खुद होती हैं, हम नहीं उसको कंट्रोल करते, ना हमारा ब्रेन करता। तो वो नोडल टिश्यू है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। इट इज मायोजेनिक। तो ऐसा हार्ट जो ऑटो रेगुलेट होता है, खुद ब खुद रेगुलेट होता है, अपना जो इम्पल्स है खुद जनरेट करता है, वो क्या कहलाता है, मायोजेनिक हार्ट कहलाता है। और जो ऐसा हार्ट होता है जो खुद जनरेट नहीं करता अपनी हार्ट बीट, उसको किसी दूसरे ऑर्गन से क्या आती है, इम्पल्स आती है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। वो फिशेज में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, हाँ। तो मायोजेनिक हार्ट जो है वो क्या है, हमारा तो मायोजेनिक हार्ट है जो मतलब ऑटो एक्साइटेबल होता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है। नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लंगेटा। जो रीजन होता है हमारे ब्रेन में, वो रेगुलेट करता है कार्डियक एक्टिविटी थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वो रेगुलेट करता है हमारी कार्डियक एक्टिविटी को कि भाई कब ज़्यादा होगा हार्ट रेट, कब कम होगा हार्ट रेट।
ठीक है। और किसके थ्रू? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, मतलब ऑटोनॉमिक है वो भी, वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारा, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, वो इंक्रीज कर देता है हमारे रेट ऑफ हार्ट बीट को, हार्ट के बीट करने की जो कैपेसिटी है उसको फास्ट कर देता है। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिस ताकत से, उस ताकत को थोड़ा इंक्रीज कर देता है, और जिससे कि कार्डियक आउटपुट भी आपका बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा ब्लड क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो भी किसका पार्ट है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। वो डिक्रीज करती हैं किसको? हार्ट बीट को। हार्ट बीट को कम कर देंगी, मतलब थोड़ा स्लो हो जाएगा आपका हार्ट, ठीक है। एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल क्या होगा? उसका कंडक्शन करेंगे, एंड द कार्डियक आउटपुट, तो कंडक्शन पोटेंशियल को भी थोड़ा डिक्रीज कर देंगी वो, मतलब जो इम्पल्स जनरेट कर रहा था हार्ट उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देंगी। एंड द कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट जो है आपका वो भी क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब कम ब्लड को क्या करेगा हार्ट अब पंप करेगा 1 मिनट के अंदर। जो एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स होते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर हमारा, उसमें उससे मेडुलरी हॉर्मोन्स निकलते हैं, एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं कार्डियक आउटपुट, जिसको आपने सुना होगा एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। तो ये क्या करते हैं? आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं उसको, ज्यादा हार्ट जो है, ज्यादा ब्लड जो है वो पंप करने लग जाता है हार्ट आपका। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका सिस्टम है ये क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? बेसिकली इसमें लिम्फ होता है। ये लिम्फ जो है, हमने पढ़ा था ना, दो हमारी बॉडी में दो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, एक तो ब्लड हो गया और एक क्या आता है आपका? लिम्फ आता है। लिम्फ वेसल्स होती हैं इसमें, लिम्फ नोड या जिनको हम ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का ही क्या है? पार्ट है। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज, जैसे जैसे ब्लड पास करता है, लिम्फ बनता कैसे अब वो देख रहे हैं हम। तो जैसे जैसे ब्लड पास करता है कैपिलरीज में से टिश्यूज के लिए, इन टिश्यूज सम वाटर एंड सोलेबल सब्सटेंसेस आर फिल्टर आउट, तो उसमें से कुछ क्या होता है? बाहर आ जाता है। कैपिलरी से क्या बाहर आ गया? आपका कुछ वाटर और कुछ ऐसे सब्सटेंस जो सोलेबल होते हैं, ठीक है, वो फिल्टर आउट हो जाते हैं फ्रॉम प्लाज्मा टू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो सेल्स हैं उनके बीच में जो जगह खाली है जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, और उसके बीच में वो ये सब्सटेंस चला जाता है, पानी थोड़ा सा और ऐसे सब्सटेंस जो सोलेबल हैं उसके अंदर। तो वो क्या करेंगे आप? आपके इंटरसेलुलर स्पेसिस में चले जाते हैं फिल्टर होके, ठीक है, प्लाज्मा में से, टू फॉर्म टिश्यू और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हम उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? या तो टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, क्योंकि सेल्स के बीच में है, वो इंटरसेलुलर स्पेस में है, ठीक है। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। अगर हम मिनरल्स की बात करें कि इस फ्लूइड के अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर कौन कौन से मिनरल्स होंगे, तो इसमें वही मिनरल्स होंगे जो हमारे प्लाज्मा में हमें देखने को मिलते हैं। सम टिश्यू फ्लूइड एंटर्स लिम्फेटिक सिस्टम। अब कुछ टिश्यू फ्लूइड जो होगा इसमें से किस में एंटर कर जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाता है। एंड द टिश्यू फ्लूइड इन देम इज कॉल्ड लिम्फ। अब देखिए, इसमें से कुछ टिश्यू फ्लूइड था वो लिम्फ वेसल्स में एंटर कर गया, जो लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। अब इस टिश्यू फ्लूइड को क्या बोल दिया जाएगा? अब इसको लिम्फ बोल दिया जाएगा। इट ड्रेन्स बैक टू द मेजर वेन। और जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ना, ये ज्यादातर क्या देखा गया है कि किसके साथ जुड़ती हैं आगे जाके? ये वेन्स जो होती हैं हमारी, मेजर वेन्स, उसमें जाके जुड़ जाती हैं, और ये मतलब वापस से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में ही एक तरीके से एंटर कर जाता है ये लिम्फ। तो बेसिकली यही लिखा है, इट ड्रेन्स बैक इनटू द मेजर वेन, ये आगे जाके किसी एक वेन से जुड़ जाएगा और लिम्फ वापस उसमें एंटर कर जाएगा। अच्छा, लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो नहीं आ सकता ना इसमें। आरबीसीज का साइज बड़ा है, कैपिलरी में से वो एग्जिट नहीं कर पाते बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो इनका कोई कलर नहीं होता। जैसे प्लाज्मा का स्ट्रॉ कलर होता है, बहुत मतलब कलरलेस ही होता है लगभग। तो लिम्फ भी क्या है? उसकी तरह कलरलेस फ्लूइड है कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स, और इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, पर लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे। फंक्शन क्या होता है लिम्फ का? लिम्फ इज द मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ये मिडल मैन का काम करता है हमारे ब्लड के और टिश्यूज के बीच में। टिश्यू फ्लूइड हेल्प्स टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट गैसेस एटसेट्रा बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। ये भी बात याद रखना कि जो टिश्यू फ्लूइड है ये भी हमें हेल्प करता है क्या? एक्सचेंज करने में हमारे न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड का भी काम है।
इट कैरीज प्लाज्मा प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन लिवर टू द ब्लड। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे सिंथेसाइज किए गए हैं कहाँ पे, लिवर के अंदर, वो हमारे ब्लड में किसकी हेल्प से आते हैं, वो आते हैं हमारे लिम्फ की हेल्प से या फिर टिश्यू फ्लूइड की हेल्प से, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स द डाइजेस्टेड फैट्स। तो जो फैट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड है बेसिकली वो ज्यादातर तो पानी है भाई, और पानी और फैट का, फैट क्या है, ऑयली नेचर का है, तो पानी और ऑयल कभी क्या मिक्स हुए हैं, नहीं हुए। तो बेसिकली अब वो जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एब्जॉर्प्शन के दौरान, ठीक है, आपकी इंटेस्टाइन में जो लैक्टियल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, बेसिकली माइक्रोविलाई के अंदर लैक्टियल्स कहते हैं उनको, उनके अंदर लिम्फ होता है, तो वहाँ पे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली। और यहाँ इसलिए बोला गया कि जो डाइजेस्टेड फैट है ना, उसका ट्रांसपोर्ट जो लैक्टियल्स के थ्रू होता है इन द इंटेस्टाइनल विलाय, ठीक है। तो फैट सोलेबल विटामिन जो होते हैं उनका भी जो ट्रांसपोर्ट होगा वो इसी से होगा, लिम्फ में। हॉर्मोन्स भी ज़्यादातर क्या होते हैं, स्टेरॉयड हॉर्मोन्स जो होते हैं बेसिकली वो लिम्फ में ही आपके क्या होते हैं, एक तरह टिश्यू फ्लूइड में ही आपके मिक्स होके फिर आपकी पूरी बॉडी में जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है भाई, ये देखो, फैट्स को, फैट सोलेबल वाइटामिन को और हॉर्मोन्स को, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल, तो जो आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी एक तरह से फिल्टर करने का काम कौन करता है, लिम्फ ही करता है। लिम्फ नोड्स जो होते हैं वहां ले जाता है उन बैक्टीरिया को और वहां पे उनको अटैक करके खत्म कर देता है लिम्फ, क्योंकि वहां पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं आपके लिम्फ नोड्स में, ठीक है। बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम करेगा। लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस WBC, आ गई बात कि भाई लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं WBC जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, एंड एंटीबॉडीज भी वहाँ पे जनरेट होती हैं, तो इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारे हेल्प करता है। मीडियम क्या बना, लिम्फ बना, ठीक है, मीडियम क्या होगा, लिम्फ होगा वहाँ पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो डिसऑर्डर्स क्या होते हैं बेसिकली, देखिए, एक डिसऑर्डर हाइपरटेंशन, भैया बहुत ज्यादा टेंशन ले ली आप, हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, हाई हो गया आपका ब्लड प्रेशर। अगर अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। 120 आपका अपर ब्लड प्रेशर है, दैट इज योर सिस्टोलिक, एंड 80 जो है वो क्या है आपका डायस्टोलिक। तो जो प्रेशर होता है, जैसे कि द प्रेशर ऑफ द सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जो फ्लूइड क्या कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, ऑन द सर्कुलेट हो रहा है, वो कितना प्रेशर लगा रहा है ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। उसको ही क्या कहते हैं, हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल है, अब इसमें से क्या कर रहा है, हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो अब वो ब्लड जो है वो इस पे, इसकी वॉल पे जितना प्रेशर लगाएगा, ठीक है, इसकी वॉल पे जितना प्रेशर लगाएगा, देखिए ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो ये क्या है, इसकी वॉल है ना, तो इसकी वॉल पे जितना प्रेशर लगेगा बेसिकली वही क्या कहलाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कहलाएगा। अगर एक नॉर्मल बीपी की बात करें तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है वो। इट इंक्लूड्स सिस्टोलिक, तो पहला वाला जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक, या फिर बोल सकते हैं हम उसको पंपिंग प्रेशर, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करा हमारा हार्ट तो कितने प्रेशर से किया, वो 120 mm ऑफ Hg हुआ है नॉर्मल केस में, ठीक है। सिस्टोलिक को क्या बोलेंगे, पंपिंग प्रेशर, वो 120 mm ऑफ Hg है। और डायस्टोलिक मतलब जब रिलैक्स हुआ हमारा हार्ट तो वो रेस्टिंग प्रेशर हुआ, और वो कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg होता है। तो याद रहेगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है आपका। When the blood pressure is higher than normal BP, जब बीपी आपका नॉर्मल बीपी से ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन को कहते हैं हम क्या, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, हाइपर मतलब ज्यादा, और जब कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, HYPO, हाइपो, हाइपो मतलब कम होता है। तो हाइपर टेंशन इसको कहा जा रहा है जब ज्यादा हो रहा है। इफ एन इंडिविजुअल रिपीटेडली हैज बीपी ऑफ 140/90, अगर किसी इंडिविजुअल का 140/90 रहता है बीपी लगातार या इससे ज़्यादा, तो हम बोलेंगे कि भैया उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। इट लीड्स टू हार्ट डिसीज, और इसकी वजह से हार्ट डिसीज हो सकती हैं। अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, और कुछ वाइटल ऑर्गन्स में भी क्या है हमें देखने को मिलता है कि वो भी काफ़ी अपने फंक्शन ढंग से नहीं कर पाते, अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी हो गया। तो ये वो ऑर्गन्स हैं जो हाई बीपी होने की वजह से जल्दी अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज, या फिर इसको कैड बोल देते हैं, या एथेरोस्क्लेरोसिस इसका दूसरा नाम है,
कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरीज हमने पढ़ा हार्ट को ही जो क्या करती हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं हार्ट की मसल्स को। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, हेयर, कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, समझ में आ गई, ये 3-4 चीजें होती हैं। और फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, ये डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। तो मतलब बेसिकली जो ये आपकी, अगर मान लिया आपके, मतलब ये तो खैर वेन है, पर मान लीजिए कि अगर ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपोजिशन जम के ना जमने लग जाएगी और इसकी जो ल्यूमन है वो और छोटी 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 होती चली जाएगी। अब बताइए, पहले तो इतनी बड़ी जगह में से जा रहा था जो ब्लड जा रहा था, इतनी जगह में से जा रहा था पहले ब्लड, ठीक है, ये पूरा देखिए कितनी बड़ी ल्यूमन है ना अभी तो बड़ी, तो इतनी जगह में से जा रहा था, और अब जो है इतनी छोटी सी ल्यूमन में से जा रहा है क्योंकि डिपॉजिट हो गया है, अब इतनी जगह खुली हुई है। तो भैया कहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो रही है, इस वाले कंडीशन में जब डिपोजिशन ज़्यादा है तो ब्लड सप्लाई क्या है, कम जा रही है, ठीक है, मतलब ब्लड अच्छे से नहीं फ्लो कर पाएगा उसके अंदर से, तो डिपॉजिट हो जाता है ये कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, और इट मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरोअर, मतलब उसको क्या कर देगा, पहले आर्टरी इतना था ल्यूमन उसका, अब उसका कितना है, जब डिपोजिशन हो गया तो अब बस इतना ही है, ये डिपॉजिट हो गया इसमें। अब बताइए कंपैरिजन में किस में से ब्लड आसानी से चला जाएगा, इसमें से तो चला जाएगा ब्लड, पर इसमें से नहीं जा पाएगा, तो ये क्या हो गई, नैरो हो गई, ठीक है, एंड देयर बाय अफेक्ट्स द ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है हार्ट की मसल को। अब मसल्स को क्या नहीं मिलेगा, अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो वो अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मसल्स को भाई लगातार अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है अपना फंक्शन करने के लिए, पर वो नहीं कर पाएंगी, तो हार्ट की मसल्स क्या होंगी, फिर डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट होती है एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना क्या होता है, एक एक्यूट चेस्ट पेन है ये, ड्यू टू O2 डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एंजाइना हो जाता है भैया, आपका चेस्ट पेन होने लग जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर हार्ट मसल को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, इसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इट अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो, जब इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है, पूरा ब्लड ढंग से फ्लो नहीं कर रहा होता है, तो अब ये कंडीशन अराइज होती है। इट इज़ कॉमन अमंग मिडल एज एंड एल्डरली, तो जो कॉमन है ये कौन सी एज में है, एक तो मिडिल एज पर्सन जो होते हैं और जो एल्डरली पर्सन होते हैं उनमें, ठीक है। हार्ट फेलियर, ये कंडीशन क्या होती है, इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। कंजेस्टिव मतलब कंजेशन हो गया, ठीक है, डूबने जैसा एहसास होता है बेसिकली, इसमें लंग्स में ही वापस से फ्लूइड भरने लग जाता है, ठीक है, तो एक मतलब डूबने जैसा एहसास आपको मिलता है। तो इट इज इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड इनफ, ठीक है, मतलब इनेबल हो जाता है आपका जो हार्ट है, उसकी इनेबिलिटी हो जाती है किसकी, पंप करने, ब्लड को पंप करने की, ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा हार्ट, और इतना नहीं कर पाएगा कि जितना बॉडी को नीड है, ठीक है। इनेबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी की नीड जितनी है उतना ब्लड पंप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कंजेशन ऑफ लंग्स इन द मेन सिम्टम, और हमें देखने को क्या मिलता है, इसमें कंजेशन हो जाता है लंग्स का, ठीक है। तो हार्ट फेलियर उसको कहते हैं, मतलब हार्ट पंप तो कर रहा है और उतना नहीं कर रहा है भैया जितनी बॉडी की नीड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट बिल्कुल एकदम रुक गया, ठीक है, बीट करना ही बंद कर दिया, मतलब बिल्कुल मसल जो आपकी रुक गई, तो बेसिकली वो क्या है, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं उस स्टेट को। और जो सबसे कॉमन, क्योंकि देखा गया कि हर किसी को, अगर किसी को हार्ट की कोई दिक्कत होती है तो सीधा आप आजकल क्या बोल देते हैं कि भाई वो सीधा हार्ट अटैक है, ठीक है, बट एक्चुअल में वो हार्ट अटैक नहीं होता है। होता क्या एक्चुअल में, हार्ट, ठीक है, हार्ट अटैक क्या होता है, सडन डैमेज अगर होता है आपका किसका, हार्ट मसल का, ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब सडन डैमेज अगर किसका हो रहा है, हार्ट की मसल का, हार्ट मसल आपकी सडन डैमेज हुई एकदम से, और क्यों हुई, क्योंकि आप ब्लड जो सप्लाई थी वो इनएडिक्वेट थी, ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी हार्ट को, तो सडन डैमेज हो जाएगी हार्ट की मसल, और वो स्टेट क्या कहलाती है आपकी, हार्ट अटैक कहलाती है। सो या दैट्स इट, नाउ यू नो ऑल द डिसऑर्डर्स. So that's it for this video, and I hope so this video was helpful as well as informative for your preparation. And if you found this video helpful, then please do like, share, subscribe to the Biogenius NEET Prep, and I wish you all the best. You can also join my community and watch my
previous videos that I have made the playlist of all the chapters that will obviously boost your preparation for your exams. So yeah, thank you, happy studying and keep studying. And you can also join my Telegram group from the link that I will give in the description. Thank you.